एक बार वो लगा देना। चैट बॉक्स, चैट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून यकीनियंस। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हो यार आप सब लोग? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, नमस्ते जी, नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। भगवान करे ये साल आपका ही साल हो और बहुत बेमिसाल हो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए 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 चलिए। गुड आफ्टरनून की जो है, हाँ कर दो थोड़ी सी, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो चलो यार फिर स्टार्ट करते हैं यार आज की क्लास। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, आप अपनी फर्स्ट क्लास के नोट्स जरूर बनाए होंगे और उनको रिवाइज भी करके आए होंगे, ठीक है। मानिए ना मानिए, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। आज पढ़ेंगे यार मिक्सचर पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, उनका भी डिस्कशन होगा, बट क्लास के एंड में, क्लास के एंड में होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, है ना। बट यार आप देखते हैं कि हर एक क्लास टीचर तो देखिए सेम ही पढ़ाता है, बट कुछ बच्चे उसी क्लास में से बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली उसमें से थोड़ा कम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? कि पढ़ाने वाला सेम है। आप नेक्स्ट ईयर जब रिजल्ट्स आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे इस बैच में से सिलेक्ट होंगे, टीचर सेम रहेंगे उनके, बट बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या फर्क है, क्या क्या डिफरेंस क्रिएट करता है एक टॉपर और एक ड्रॉपर, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग द क्लास, वो कुछ रूल्स ऑफ द क्लास है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं, मेरी बातें ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा एसिमिलेट कर पाएंगे, ज्यादा अपने माइंड में बिठा पाएंगे और डेफिनेटली उसको रिकॉल भी बहुत जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको कुछ रूल्स ऑफ द क्लास, कुछ ऐसे गुरु मंत्र, अगर आप जिन्हें फॉलो करेंगे आप डेफिनेटली पाएंगे कि आपका लेवल जो है और बढ़ता जाएगा। लेट मी टेल यू व्हाट आर दोस रूल्स ऑफ द क्लास। रूल्स टू अटेंड द क्लास: हमेशा जब भी क्लास लेनी हो एक शांत जगह पे बैठिए, हेडफोन आपने लगा रखे हो, हेडफोन, ईयरफोन, व्हाटएवर दैट इज पॉसिबल, और हमेशा रेडी रहें अपने कॉपी और पेन के साथ। ऐसा नहीं है कि घर के टीवी में ये क्लास चल रही है, ठीक है, इधर मम्मी सब्जी बना रही है, छोटा भाई खेल रहा है, ठीक है, आपस में कोई बातें कर रहे हैं और उसके साथ क्लास चल रही है, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आप सब कुछ समझ आएगा और आप उसको रिकॉल भी ज्यादा कर पाएंगे, ठीक है। Never ever attend a class from in between or don't join a live class in the middle of the chapter, ठीक है। कभी ऐसा ना हो कि क्लास के 20, 25, 30 मिनट बाद आपको याद है, ओ भाई ओ मेरी क्लास है, क्लास है, आके 30 मिनट बाद से ही क्लास शुरू कर दें। नहीं, उसको शुरू से देखिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मिडल ऑफ द चैप्टर में आके लाइव क्लास अटेंड करना शुरू कर रखें। आज सेकंड क्लास है, पहली क्लास आपने पढ़ी हो, रिवाइज किया हो, नोट्स बनाए हो, फिर उसके बाद सेकंड क्लास को लीजिए, ठीक है। Make sure to revise the last class before attending the next class and always complete your homework. Very very important point. Last class को रिवाइज जरूर करके आए, अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करके आए, जिससे आप ज्यादा टॉपिक को रिलेट कर सकें। कभी भी चैट के अंदर चाहे लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, कुछ भी ऐसा ना लिखें जो आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। प्लीज ये जो आप कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सारे नहीं होते हैं, लैला मजनू की जो स्टोरीज चलने लगती हैं, प्लीज उसमें अवॉइड करें, क्योंकि कुछ
पर्सन हमेशा हर किसी क्लास में चैट को मॉनिटर करते रहते हैं और वो बच्चों को ब्लॉक कर सकते हैं, इवन सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अपने आप ब्लॉक हो जाओगे, अपने आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। तो बेटर है कि इन चीजों को अवॉइड करें। क्लास के दौरान मैक्सिमम नोट्स बना लीजिए, फिर भी कुछ ना कुछ नोट्स रह ही जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। क्लास से 10-15 मिनट बाद अटैचमेंट्स में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स आ जाते हैं, वहां से आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा अपने डाउट्स को डाउट सेक्शन में पूछिए अगर आप मुझसे आंसर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। बिफोर आस्किंग एनी डाउट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ये चेक कर लें कि आप जो डाउट पूछ रहे हैं पहले वही डाउट किसी बच्चे ने पूछ रखा है कि नहीं पूछ रखा है। मैं आपको एक फैक्चुअल इन्फो देना चाहता हूं। कल आपकी फर्स्ट क्लास थी, मैंने कल रात को ज्यादा नहीं तो शायद 1 या 2 बजे तक बैठ के, 1 बजे तक या 2 बजे तक, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, मैं खुद आपके डाउट्स खुद सॉल्व कर रहा था। आई हैव सॉल्व्ड मोर देन 120 डाउट्स, ठीक है। 120 या 120 होंगे आई थिंक, यस, हाँ, 120 डाउट्स तक मैंने सॉल्व किए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से कई डाउट्स क्या थे, कॉमन थे। कॉमन मतलब इस बच्चे ने भी यही पूछ रखा है और दूसरे ने भी यही पूछ रखा है, तीसरे ने भी वही पूछ रखा है, मेरे को बार बार उसी चीज का आंसर देना पड़ रहा था। यार इतना जरूर कोशिश कर लें कि अगर पहले जो डाउट्स दे रखे हैं उसको चेक कर लें, अगर उसमें आपका डाउट नहीं है तो देखो नया डाउट पूछिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर आप वो डाउट है तो वहां पर लाइक कर दें सेम डाउट में, जब उसको आंसर मिलेगा तब आपको भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। किया था सर, बिल्कुल जी किया था, तभी बोल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको। इट डजंट मैटर आप किसी भी सिचुएशन में हो, कोशिश करिए बैकलॉग ना हो, कहीं ये आपके ड्रीम कॉलेज में भी आपका बैकलॉग ना बन जाए, ठीक है। एंड वी आर गोना स्टार्ट ऑफ विद, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड द फ्लॉज नेम इज बैकलॉग। व्हाट डू वी से टू बैकलॉग? दैट इज नॉट टुडे। बस आज नहीं होगा, ठीक है, बाकी फिर किसी दिन होगा तो होगा, बट आज नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए 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 चलिए। डीपीपी कहां मिलेगा? आज मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था उसको रिवाइज करा रहे हैं। 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ये रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहले तो पढ़ा था कि केमिस्ट्री में हम कहाँ कहाँ चीज़ों को यूज़ करते हैं। वर्बली में हमने बताया था, मैं आपको बता देता हूँ वर्बली एक बार और। फर्टिलाइजर्स में, जिसमें हमने यूरिया लिखा था, हमने सोडियम नाइट्रेट लिखा था, है ना, और भी बहुत सारे लिखे थे। सर हमने हेल्थ केयर में देखा था, सैनिटाइजर वगैरह के बारे में बात करी थी। हमने सर मेडिसिन में देखा था AZT जो कि कैंसर में यूज़ होता है, टैक्सोल और सिस्प्लेटिन, सॉरी AZT एड्स में यूज़ होता है, टैक्सोल और सिस्प्लेटिन जो था वो कैंसर में यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, वो ओजोन होल क्रिएट करते थे। अब उनके सेफर ऑल्टरनेटिव मिल गए हैं, ठीक है। और वो अच्छा, और उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैटर के बारे में पढ़ा था। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जिसका मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसे क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर की अगर फिजिकल स्टेट्स देखें तो 5 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 और कौन सी होती हैं? एक प्लाज्मा और एक बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल तरीका है, या तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ या प्रेशर कम करते जाओ, ठीक है। सेम गैस से प्लाज्मा जाने के लिए भी आप यही यूज कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करें या प्रेशर डिक्रीज करें, ठीक है। प्लाज्मा कहां पे पाया जाता है? बहुत हाई एनर्जी स्टेट में, बहुत हाई टेम्परेचर पे या लो प्रेशर पर पाया जाता है। इसमें गैसेस क्या हो जाती हैं? आयोनाइज हो जाती हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये बहुत लो टेम्परेचर पर पाया जाता है, मोस्टली ये हिपोथेटिकल है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? दैट इज एटम पढ़ा था, नहीं पहले पढ़े थे हमने प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो था एलिमेंट और एक था कंपाउंड। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिमेंट के बारे में, तो एलिमेंट के अंदर 2 ही पार्टिकल हो सकते हैं, या तो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। जैसे बात करेंगे अगर हम एलिमेंट हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटम कैसे शो किया जाएगा? ऐसे, मॉलिक्यूल ऐसे। अगर हम बात करेंगे हीलियम है, उसका एटम भी यही है और मॉलिक्यूल भी यही है। अगर हम बात करेंगे क्लोरीन, उसका एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है। अगर हम बात करेंगे फॉस्फोरस, उसका एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है। अगर हम बात करेंगे सल्फर,
उसका एटम ये है, मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट में ही आएंगे, चाहे उसके अंदर एटम हो, चाहे उसके अंदर क्या हो, मॉलिक्यूल हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड्स। सर कंपाउंड्स में क्या था? कंपाउंड्स में क्या था, जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे एक फिक्स रेशो में, तो जो बन के आएगा वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये किस किस से मिलके बना है? सर एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना है। इसका मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? CO2। कंपाउंड का नाम वाटर है, इसका मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? H2O। कंपाउंड का नाम ग्लूकोस है, इसका मॉलिक्यूल कैसे लिखा जाएगा? C6H12O6। हर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने एटम्स हैं वो भी बता देते हैं। इसके अंदर एक कार्बन का एटम है, दो ऑक्सीजन के एटम है, टोटल एटम्स 3। दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, टोटल एटम 3, क्योंकि 2 + 1 3 होता है। यहां पर 6 कार्बन के एटम है, 12 हाइड्रोजन के एटम है, 6 ऑक्सीजन के एटम है, टोटल कितने हो जाएंगे? दैट इज 24, दैट इज 24, ठीक है। एटम क्या होता था? किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा हिस्सा, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, चाहे उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो या ना हो। मॉलिक्यूल क्या होता था? किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा हिस्सा जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये था भाई रिवीजन ऑफ द लास्ट क्लास। मेरे ख्याल से हमने 5 मिनट के अंदर जो है वो सारा इसको कर लिया है। ये ऐसा चलता ही रहेगा, हर क्लास में पिछली क्लास का 5 मिनट का रिवीजन आपको कराया जाएगा, ठीक है। इन ए फिक्स्ड रेशियो मीन, एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन करेंगे ना तो गिव यू CO2। तो फिक्स्ड हो गया ना, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एटम्स, इसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स ही हैं। ऐसा नहीं होगा एक कार्बन 4 ऑक्सीजन के एटम्स हो, इस तरह फिक्स्ड रेशियो। आइए आगे बात करते हैं। अब आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? आयंस। क्या नाम है? आयंस। क्या हम एटम पढ़ चुके हैं? यस। क्या हम मॉलिक्यूल पढ़ चुके हैं? यस, ठीक है। सर अब ये आयंस क्या होते हैं? ये आयंस क्या होते हैं? बिल्कुल, ये रहा हमारा पहला MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम यूज करेंगे थिंक विदाउट इंक, ताकि उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। सबसे पहले सर ये आयंस क्या होते हैं? जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे दे, या किसी से अपने इलेक्ट्रॉन ले ले, तब क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। मैंने क्या बोला? जब भी कोई एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, या तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो जो बनता है वो क्या कहलाता है? आयन। आयन फॉर्म्ड बाय या तो बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलेंगे हम? आयन बोलेंगे, ठीक है। सर आयन कितने प्रकार के होते हैं? सर आयंस क्या होंगे? चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल चार्ज्ड होंगे, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। ये कितने प्रकार के होंगे? आयंस जो हैं वो 2 टाइप के होंगे, 2 टाइप्स। ओके सर, क्या क्या नाम है उनके? बेटा पहले का नाम है कैटायन। कैटायन। दूसरे का नाम है एनायन। सर ये कैटायन क्या होता है? जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो वो क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है? कैटायन बन जाता है।
फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। एनायन क्या होगा, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं 10 से 15 सेकंड का और टाइम देता हूं ताकि जिन बच्चों ने ना लिखा हो वो लिख ले और तब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब ठीक है आवाज, हाँ अब ठीक है, वो थोड़ा पीछे हो गया था यार। जी बेटा जी, वो आवाज थोड़ी कम हो गई थी मेरे ख्याल से, ये थोड़ा पीछे हो गया था माउथ से। अब ठीक है आवाज। वॉइस क्लियर है, जी जी जी, डन सर। आइए आगे बढ़ते हैं। MIT को ही बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये तो सर आपने बता दिया कि कैटायन बनेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एनायन बनेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे लॉस होगा, कैसे गेन होगा, वो बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कैटायन कैसे बनेगा, जब भी कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, जैसे Na, जब भी इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में लिखे जाएंगे, ये तो पता होगा कम से कम, इसे रिएक्टेंट वाली साइड बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट वाली साइड बोलते हैं। जब भी कोई पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन उसके इधर प्रोडक्ट साइड में लिखे जाएंगे तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर +1 चार्ज आ जाएगा। सर अगर मान लीजिए यहां पर कैल्शियम होता, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो बेटा कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाता। सर अगर यहां पर एल्यूमिनियम होता, अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते तो बेटा उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। सर आप बेसिकली पता क्या कह रहे हो कि एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एटम्स हैं, यस, ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्या कैटायन का चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम। अगर Al के ऊपर 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब एल्यूमिनियम के एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो, या कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब कैल्शियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर सोडियम के ऊपर +1 है या 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब सोडियम के एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ठीक है सर। सर इसका मतलब यह भी हुआ जितने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे इस पे चार्ज कितना है सर, 0 0 अंडा, कोई चार्ज नहीं नजर आ रहा, कोई +1 -1 +2 -2 नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। कितना चार्ज है, 0। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये 0 से +1 में आ गया। नंबर लाइन सिस्टम तो पता होगा, नंबर लाइन सिस्टम तो पता होगा, ये 0 +1 +2 +3, तो 0 से +1 में आ गया। ठीक है। कैल्शियम भी यहां पर 0 में था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये 0 से +2 में आ गया। ठीक है। हमेशा उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा के अब जवाब दीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगा के अब जवाब दीजिएगा। अगर Cl-1 है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, बताओ Cl पे कितना चार्ज होगा, बताओ Cl पे कितना चार्ज होगा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। वेल डन वेल डन वेल डन, दैट इज 0। ठीक है। -1 में था,
एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो -1 से 0 में चला जाएगा, दैट इज ठीक है। अच्छा जल्दी से बताइए, O2 नेगेटिव में है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? ये रहा -2। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 चले जाओ लेफ्ट टू राइट। -2 से सर 0 आएगा, 0 आ गया बेटा। 0 का मतलब उसे लिखना ही नहीं है, 0 0 0 0 0। अगर ये P के ऊपर 3 नेगेटिव होता, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तब P के ऊपर कितना चार्ज आएगा? तब भी कितना आएगा? 0। चलिए, तो ये बात चल रही थी कैटायंस के बारे में, ये तो बस मैंने चार्ज के लिए इंक्लूड कर लिया। आइए और बात करते हैं। MIT ही चल रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कैटायन का चार्ज क्या बताता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम। एनायन का चार्ज क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एटम। एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? गेन किए हैं, जल्दी से बताएंगे। यहां पर जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा जब लॉस होंगे तो प्रोडक्ट साइड में लिखे जाएंगे, गेन होंगे तो रिएक्टेंट साइड में लिखे जाएंगे। तो S के ऊपर कितना चार्ज आएगा? 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 बी क्विक। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? दैट इज -2। -2 बिल्कुल, 0 से -2 जाओगे, है ना। गेन करेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे, लॉस करेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? सर 0 है, एक इधर आ जाओ लेफ्ट में, दैट इज F के ऊपर माइनस आएगा। मेरे ख्याल से ये बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। 10 सेकंड दे देते हैं, अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं लिखा होगा तो वो लिख लेगा, साथ साथ लिख ही रहे होगे, बट फिर भी किसी का कुछ रह जाता है तो मैं 10 सेकंड के लिए साइड में हो जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, है ना। आज का पहला पोल कराते हैं, और जो अभी मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं वो आज का क्वेश्चन नहीं है, जो कल पढ़ाया गया था ना वो उसका क्वेश्चन है। देखते हैं आप कुछ कर पाते हैं या नहीं। आइए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारा पोल। टाइम दे दिया है मैंने, चलिए 90 सेकेंड, ठीक है। पोल मैंने कर दिया है स्टार्ट, और आप करिए प्लीज, बी क्विक। ये लिखा हुआ है CO, C कैपिटल है, O छोटा है, और यहां पर लिखा हुआ है CO, C भी कैपिटल O भी कैपिटल। तो बताइए दोनों का मतलब क्या है? अगर पोल ना आए, अगर पोल ना आए तब भी आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, तब भी आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इससे पता चलेगा कि कल आप क्या रिवाइज करके आए हैं। ABCD। आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। CO, साफ पता चल रहा है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये कोबाल्ट की रिप्रेजेंटेशन है, कोबाल्ट की रिप्रेजेंटेशन है। कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, ये उसका एटम की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है सर। तो ये एटम है, एटम है कोबाल्ट का, ये हो सकता है, ठीक है। और ये CO क्या है बेटा? ये कार्बन है, और ये ऑक्सीजन है, दोनों कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या है? ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। तो आंसर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एटम्स थोड़ा ही है, ये तो मॉलिक्यूल है, C और O, ठीक है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट नहीं, एटम्स ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट, यस, एटम है ये कोबाल्ट का, और ये मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, दैट इज ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब पोल को हम क्या करेंगे? स्टॉप। हाँ, अच्छा अच्छा, हो गया हो गया हो गया।
हो गया। ऑप्शन नंबर सी, शो रिजल्ट। रिजल्ट में भी देखें, शायद कैलकुलेशन में ये ज्यादा टाइम ले रहा है। पोल नहीं आएगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लीडर बोर्ड 41% बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। लीडर बोर्ड में सबसे पहले सौरभ हैं, फिर आशीष हैं, फिर मीरा हैं, फिर आयरा हैं और जीत चक्रवर्ती हैं। वेल डन बेटा, आपको भी और बाकी सबको भी जिनका सही हुआ है, और जिनका सही नहीं हुआ है वो देखिए थोड़ा सा और लास्ट क्लास के नोट्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी हो गया। नेक्स्ट, किसी भी एलिमेंट के सिंबल के बारे में अगर हम बात करना चाहें, सिंबल मेरे ख्याल से आपको पता ही है, कल भी हमने बात करी थी, बट फिर भी ऐसे एक छोटी सी चीज एक बार दोबारा बता देते हैं। क्या पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं? यस। उन सबका अपना अपना सिंबल होगा? यस, ठीक है। जैसे किसी भी एलिमेंट के सिंबल को मैंने एक्स से लिख दिया, एक्स, ठीक है। जैसे हर किसी की एक्स होती है, ये एलिमेंट का ये सिंबल है, ये एक्स क्या है? दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का कैपिटल एच होता है, हीलियम का एच ई होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बस लिख दिया बेटा। इस एक्स के नीचे एक लेटर लिखा जाता है, सॉरी नंबर लिखा जाता है, ऊपर एक नंबर लिखा जाता है, नीचे एक लिखा जाता है, ऊपर एक लिखा जाता है, नीचे एक लिखा जाता है, ऊपर एक लिखा जाता है। नीचे वाले को हम जेड बोलते हैं, ऊपर वाले को हम ए बोलते हैं। सर ये जेड क्या होता है? ये होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। सर ये ए क्या होता है? ये जो कैपिटल ए लिखा हुआ है ये क्या होता है? ये होता है बेटा मास नंबर ऑफ एलिमेंट। सर एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है, मान गए, ठीक है, बट ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बताता है उस एलिमेंट के एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है सर। सर मास नंबर क्या बताता है? कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। दोनों को ऐड करके बताता है, दोनों को ऐड करके बताता है, दोनों को ऐड करके बताता है। सर इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे? किसी एटम के अंदर, किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहां पर फोर्थ नंबर यहां पर लिख देता हूं, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो सारी बातें हमने करी हैं, ये करी हैं हमने एटम के लिए, एटम के लिए, एटम के लिए, 4 बार रिपीट कर दिया, एटम के लिए, ठीक है। दूसरी बात, ये ऐसा करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्या किसी एलिमेंट का सिंबल कैसा होता है वो पता चल गया, उसके अंदर ये Z लिखा होता है, A लिखा होता है वो पता चल गया। Z को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, A को मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, मास नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं 4 बार बोल चुका हूं, ये हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में बात कर रहे हैं, एटम के बारे में बात कर रहे हैं। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो सके। आपके सामने एक एलिमेंट है सोडियम, उसका सिंबल दे रखा है Na1123। आपको क्या क्या बताना है? आपको एटॉमिक नंबर बताना है उसका और मास नंबर बताना है। क्या सोडियम ऐसे ही लिखा हुआ है? क्या यही एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता था जिसको आप Z भी बोलते थे?
क्या यही मास नंबर को रिप्रेजेंट करता था जिसको हम ए बी बोलते थे? क्या ये क्लियर है? 11 and 23 बिल्कुल बिल्कुल बेटा, चैट बॉक्स में आंसर देने से ज्यादा अच्छा है अगर आप दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इट्स फिनोमिनल, आई रियली अप्रिशिएट इट। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते चले, साथ साथ अपने नोट्स बना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब मैं कोई चीज पूछूं, ठीक है, तब आप जरूर बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये तो एटॉमिक नंबर मास नंबर का हुआ। किसी एक एटम के अंदर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, वो हमने लिखवा तो दिया है MIT में, बट इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए, लिथियम है, सोडियम है, जिंक है। आपको इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है सर एटॉमिक नंबर, दैट इज 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं? हाँ नहीं, ठीक है। एक चीज और गड़बड़ नहीं करिए, एक चीज और बतानी थी। 5वां नंबर लिख लेना, 5वां नंबर लिख लेना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? वैसे तो यहां से क्या बोलते हैं कि ना, यहां से पता चल ही रहा है, यहां से पता चल ही रहा है, बट फिर भी एक होता है कि छोटी से छोटी भी बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे, ये फाइंड आउट करना है बेटा, मेरे को ये फाइंड आउट करना है। क्या ये ए है? यस। क्या ये जेड है? यस। तो इस जेड को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। क्या इलेक्ट्रॉन पता चल गए? यस। क्या प्रोटॉन पता चल गए? यस। क्या न्यूट्रॉन पता चल गए? यस। क्या मास नंबर पता चल गया? यस। एटॉमिक नंबर पता चल गया? यस। आइए क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। प्रोटॉन पता चल गया? यस सर, ये एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर। सर इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे? क्योंकि ये एक एटम है, इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लिथियम के एक एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सर न्यूट्रॉन कैसे पता चलेंगे? अभी तो बताया था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या इसका मास नंबर 7 है? क्या इसका एटॉमिक नंबर 3 है? सो दैट इज 7 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 4। मास नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है, दैट इज 12। मास नंबर 65 है, एटॉमिक नंबर 30 है, दैट इज 35। क्या ये सबको क्लियर है? यस और नो। यस के लिए सिर्फ y लिखेंगे, नो के लिए सिर्फ n लिखेंगे, पूरा भी नहीं लिखेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। धीरे धीरे आप देखेंगे क्लास के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, बट क्योंकि हमें हमेशा हर एक न्यू चैप्टर को 0 से उठाना होता है, सबको एक इक्वल मौका देना है ना। उस दिन लॉन्च वाले दिन बोला था ना हम लोगों ने कि 650, जिसके कहीं 200-250 भी आए हों और उसको 650 तक लेके जाना है, तो उस बच्चे को बिल्कुल 0 से तो उठाना ही पड़ेगा। यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी बाबू हमने कल पढ़ लिया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूं। आज भी हमने रिवीजन में भी पढ़ा है। जैसे कोई मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, सर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिख लो जी, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सर ऐसे करेंगे, CO2, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है सर, सल्फर डाइऑक्साइड का लिख दो, लिख देते हैं बेटा, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, SO2। सर सल्फर ट्राइऑक्साइड का लिख दो, तो बेटा लिख देते हैं, उसका सिंबल एक सल्फर 3 ऑक्सीजन। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी भी मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है वो सबको पता चल गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, छोटी सी बात थी बिल्कुल। आइए सर, हमने अभी अभी किसी एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं वो जान लिया, बट मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो बताइए। बिल्कुल बताएंगे, आइए
इसी को लिख लेंगे हम MIT में, इसी का हम यूज करेंगे। आइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मान लीजिए किसी एक मॉलिक्यूल का नाम है EX, आई नहीं यूज करना, जे यूज कर सकते हैं, हाँ जे यूज कर सकते हैं। सर आई क्यों नहीं यूज करना? बेटा अगर मैंने आई यूज किया तो हो सकता है किसी को आ जाए, ठीक है। अरे कहने का मतलब है आई आयोडीन भी होता है ना, इसी कारण तुम में से कोई ये ना कहने लगे ये आयोडीन है, इस कारण आई। ये मैंने एक मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा। आराम से आराम से आराम से आराम से ध्यान से सुनिए समझिए। कंपाउंड और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बेटा कल भी बताया था मेरे बाबू, आज भी क्लास की शुरुआत में बताया है, आज रूल्स ऑफ द क्लास में भी बताया कि क्लास के बीच में नहीं आना, बट फिर भी मैं आपका डाउट ले लेता हूं बाबू, बट अगली बार से ऐसी हरकतें मत करिएगा। किसी भी कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? दैट इज CO2। H2SO4 का क्या कहलाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड का क्या कहलाएगा? H2SO4। सोडियम क्लोराइड का NaCl एंड सो ऑन। सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है यार? सब ठीक है? तुम मजे ले रहे हो आप मुझसे जानबूझ के? अब ठीक है? अब ठीक है? क्लियर है? यस 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 यस। बच्चे कह रहे हैं सर AXBY ले लीजिए, चलिए AXBY ले लेते हैं, कोई बात नहीं। आइए टॉपिक के पर वापस चलते हैं। एक बेटा कोई मॉलिक्यूल है, मैंने लिख दिया जिसका नाम क्या है? दैट इज AXBY, जिसमें A के कुछ एटम्स, B के कुछ एटम्स आपस में मिलके क्या बनाया है? दैट इज AXBY। कोई इसमें पूछे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A बताओ, यहां पर A कोई एलिमेंट का एटम है, दैट इज X। इसके अंदर A के कितने एटम्स हैं? X। A के कितने एटम्स हैं? X। A के कितने एटम्स हैं? X। कोई पूछे B के कितने एटम्स हैं, तो बेटा Y। सर इसके ऊपर एक एग्जांपल करा दो। हाँ जी बिल्कुल एग्जांपल करा देते हैं, आइए। एक यहां पर मैं लिख देता हूं आपको कोई भी मॉलिक्यूल और उसके साथ हम कंपैरिजन कर लेते हैं। कौन सा लिख ले? चलिए AXBY, ताकि दोनों के हो कुछ, दोनों के दोनों के दोनों के दोनों के दोनों के दोनों के, तो H2O2 ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, यस। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बताइए यहां पर कितने हैं? 2, हियर 2। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? सर दैट इज ऑल्सो 2, ठीक है। इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर रहे हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ AXBY, ऑफ AXBY। इसमें करना क्या है? सबसे पहले Z इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। ए का एटॉमिक नंबर लीजिए, उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर X से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि फिर B का एटॉमिक नंबर लीजिए और उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि Y से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो वैल्यूज आएंगी उनको कर दीजिए ऐड, उनको कर दीजिए ऐड, उनको कर दीजिए ऐड। सर इस पे क्वेश्चन कराओ, अगले पेज पे कराएंगे। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स हमने फाइंड आउट किए, प्रोटॉन्स हमने फाइंड आउट किए। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले न्यूट्रॉन ऐसे निकालते थे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, इनटू भाई एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। या अच्छे तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, फिर वही ऐड कर दीजिएगा। पहले ए जो है, ए कोई एटम है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, उसका मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। फिर बी का भी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही हो कि यहां पर भी ए लिखा है, यहां पर भी ए लिखा है, तो बेटा इसको ई कर लेना, इसको ई कर लेना, इसको ई कर लेना, है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैंने किया। एग्जाम्पल से रिपीट कर दीजिए, कम से कम 5 एग्जाम्पल कराऊंगा, बट इसे लिख लीजिए। यहां पर रिपीट करने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है, मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड का टाइम और देता हूं, अगर किसी ने नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो ये कर लीजिएगा प्लीज। Z किसका लेना है? पहले इसका Z लेना है, फिर इसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर इसका Z लेना है, फिर इसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना है, और उनको ऐड कर देना है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना है। आइए कम से कम 5 एग्जाम्पल करते हैं। चलिए सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल करिए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। सबसे पहले मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ पी का मतलब प्रोटॉन, एन का मतलब न्यूट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के लिए क्या करोगे? पहला एटॉमिक नंबर रखो और फिर उसके एटम्स रखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से बताओ मुझे, एन का एटॉमिक नंबर 7 है सर, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स। एन के कितने एटम्स हैं यहां पर? सर एक एक एक। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, सर ये रहा 1 1 1, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं? 3। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए ना, समीशन का साइन, समीशन का साइन, समीशन का साइन, दैट इज ऐड कर दीजिए। क्या आंसर 10 आ गया? सर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है सर। सर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? पहले ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर नाइट्रोजन का 14 है, एटॉमिक नंबर 7 है, तो दैट इज 14 माइनस 7 इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। बताओ इसके एटम्स कितने नाइट्रोजन के? यहां पर 1। फिर हाइड्रोजन में देखो जरा, 1 ए माइनस जेड, सर 1 माइनस 1 जीरो होता है, यस सर। अब जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो ही रहना। अरे चलो ठीक है, फिर भी कर लें, फॉर्मेलिटी कर लें। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 3। अब इनको ऐड कर देना, क्या आंसर 7 आएगा? क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये क्लियर है सबको? अब आंसर दीजिए यस और नो में, खासकर वो आंसर दीजिए जो हमारे प्यारे बच्चे कह रहे थे कि सर रिपीट कर दो। और अगला क्वेश्चन खुद करके दिखाइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ, यस 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 यस, आइए, है ना, वन मॉलिक्यूल ऑफ, कुछ भी रख लेते हैं यार, चलिए H2S रख लेते हैं। हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सल्फर यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। आइए सबसे पहले आप भी करिए, मैं भी करता हूं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सबसे पहले बाबू रखना है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना? हाइड्रोजन का 1 इनटू नंबर ऑफ एटम्स। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 2।
फिर सल्फर का रखना है एटॉमिक नंबर दैट इज 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। बेटा सल्फर के कितने एटम्स हैं यहाँ पे 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा दैट इज 2, 2 + 16 18। सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर न्यूट्रॉन कितने होंगे, पहले रखना है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 1 - 1 सर 0 है ये, इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2। फिर सल्फर का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A - Z सर 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1। क्या ये आंसर 16 आ जाएगा? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? सिर्फ यस नो में रिप्लाई करेंगे, यस नो में रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन पोल में दिया जाएगा और उसका आंसर देंगे आप, ठीक है? चलिए लिख लिया होगा जी इतनी देर में, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे पोल में। पोल स्टार्ट कर रहे हैं हम, पोल स्टार्ट्स नाउ। आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में। कार्बन का और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दे रखा है, ठीक है? यस के लिए सिर्फ वाई लिखा करें, नो के लिए एन लिखा करें, ताकि आपका टाइम बच सके। आइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सर प्रोटॉन्स कैसे फाइंड आउट करते थे? सबसे पहले लिखते थे आप एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 दे रखा है इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन के कितने एटम है यहां पर 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 दे रखा है इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2। क्या इन दोनों को ऐड करना था? यस। क्या 22 आएगा? यस। क्या आंसर ए होगा? यस। क्या आंसर एक? फिर उसके बाद हम करेंगे शो रिजल्ट। अब देखते हैं कैलकुलेशन के बाद कौन लीडर बोर्ड पे छाता है, ठीक है? ए कोई बात नहीं बेटा, जिसका पोल ना चले चैट जिंदाबाद है बेटा, ठीक है? अरे भाई चल पड़ यार, बहुत टाइम लेता है तू तो। तब तक आप अगला क्वेश्चन करिए, इसकी कैलकुलेशन चलती रहेगी। आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कैल्शियम कार्बोनेट एंड SO2। SO2 भी अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ, टाइपिंग एरर है, मैंने उसे ठीक कर दिया है, ठीक है? ये चारों क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है? ये सबसे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर दिया था, बहुत अच्छा आंसर है। सबसे पहले स्वयं चौधरी हैं, फिर अलशिफा है, फिर यशराज है, अर्पण है और वैष्णवी है। बहुत प्यारा नाम है आपका, ठीक है? और बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? पोल नहीं चल रहा है तो चैट बॉक्स यार, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में भी आंसर दिया, करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। आंसर अनफॉर्चुनेटली करेक्ट नहीं है तो अपनी गलतियों को पहचानिए, उस पर काम करिए, ठीक है? चलिए, पोल पहले आ जाता है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि पोल पहले ना आए। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल। अच्छा है, प्रोटॉन यहां लिख लेते हैं यार, इलेक्ट्रॉन यहां और न्यूट्रॉन यहां। सबसे पहले प्रोटॉन के लिए क्या करते थे सर? इसका एटॉमिक नंबर 6 दे रखा है इंटू नंबर ऑफ एटम्स। कार्बन के कितने एटम्स हैं यहां पर 1। फिर ऑक्सीजन का 8 होता है, गलती से यहां पर 1 लिखा हुआ था, इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने, दैट इज 1। सर 6 + 8 14 आएगा, ठीक है? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सर न्यूट्रॉन कितने होंगे? पहले एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, सर 6 आ गया, 12 - 6 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के, यस। ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सर 8 आ गया, इंटू नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के। सर ये भी बाय चांस 14 ही आया, कोई बात नहीं। CH4 में कैलकुलेशन करके देखिए, क्या आंसर आपका 10 आया है, 10 आया है, 6 आया है,
कैल्शियम कार्बोनेट में करके देखिए, 20, 20 और 6 कितने होते हैं यार, 26, 26 और 24 कितने होते हैं, 50। ठीक है, ये भी यही आएगा। SO2 में कितना हुआ, 8 नहीं, 16 और 16, 32, 32, 32, 32। कहीं गलती है तो बता दो, कहीं गलती है तो बता दो। यही थिंक विदाउट इंक है कि आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करें, ना कि ऐसे। देखो ये सिखाना बहुत जरूरी है हमें बच्चों को, क्योंकि यही बेसिक है, बट इसको मैं अपने माइंड में कर रहा हूं। धीरे धीरे आपको भी ये सिखाते जाएंगे। क्या सब कुछ करेक्ट है? करेक्ट है तो यस लिखिए, हम आगे मूव करेंगे। करेक्ट है तो यस लिखिए। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। आप भी सीख जाएंगे जी, आप भी सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। एक बच्चे ने बस पूछा है कि ये 6 कैसे आया। आइए बाबू, मैं आपके लिए कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 6 आया, इनटू नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के, यहां पर एक ही है। हाइड्रोजन का मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 - 1 0 आया, इनटू नंबर ऑफ एटम्स 4। क्या ये 6 ही आएगा? चलिए, करेक्ट करेक्ट, यस यस यस। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आपका कॉन्फिडेंस इसमें बिल्डअप हो गया होगा। सर आपने हमें एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिखा दिया, मॉलिक्यूल के अंदर सिखा दिया, अब आयन के अंदर बताइए, आयन के अंदर बताइए। यही हम MIT में लिख देंगे। ध्यान से बस सुनिएगा और बेटा समझिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप क्लास को बहुत सीरियसली लेंगे, ठीक है। आई टेक इट एज माई, आई वुडंट से कि यार सिर्फ ये ड्यूटी है, ये पैसे कमाने का जरिया है, ये जिंदगी जीनी है तो काम करना है। नहीं, मैं आई डो नॉट टेक दिस क्लास या और एनी क्लास इन दैट वे। आई टेक इट इज एज ए वे ऑफ लाइफ, है ना। ये पूरा लाइफ मेरी इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो आप भी उतना ही सीरियस रहे क्लास में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्लास के अंदर कि आप लोग बहुत सीरियस हैं, एंड आई फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। बट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आज की ये जो सीरियसनेस है ना, इसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। वो जो क्लास के शुरू में बोला था ना, क्या बोलना, बैकलॉग को नॉट टुडे, यार उसको याद रखना। मतलब कि प्लीज, मैं कुछ भी कर दूंगा तुम्हारे लिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, बस तुम उस बात को याद रखना। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो ना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। वो आप मेरे ऊपर लीव कर दो। बस तुम क्लास रेगुलरली लेना, नोट्स रेगुलरली बनाना, रिवीजन रेगुलरली करना, बाकी छोड़ दो। हमारा काम है, हमें करना आता है, ठीक है। यस 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 यस। आइए आइए आइए, ठीक है। आइए, ध्यान से सुनिए, समझिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेटेड सेम वे एज इन मॉलिक्यूल। जैसे मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते थे, वैसे ही यहां पर निकालने हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? जैसे आप मॉलिक्यूल के अंदर न्यूट्रॉन्स निकालते थे, वैसे ही निकालेंगे, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज है। हाँ, इलेक्ट्रॉन में चेंज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कैटायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, एनायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, ठीक है। तो जितने प्रोटॉन आए हैं, जितने प्रोटॉन आए हैं, माइनस मॉड, समझते हैं मॉड? मॉड का मतलब है इसके, अगर इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव भी है तो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव भी है बाहर आके पॉजिटिव भी रहती है, ठीक है। चार्ज ऑन कैटायन।
अगर कैटायन है, जितने प्रोटॉन आए थे उसमें से कैटायन का चार्ज माइनस कर दो, प्लस चार्ज ऑन एनायन। अगर एनायन के ऊपर -1 का चार्ज है तो -1 को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। जैसे क्वेश्चन ये रहा, आराम से देखिएगा, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करेंगे, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। फाइंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन वन आयन ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है सर। सर बताइए सर, सबसे पहले ना प्रोटॉन्स कैलकुलेट करेंगे। आइए प्रोटॉन्स कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन जनरली ऐसे होता है, 8 और 16। ध्यान से सुनिए, समझिए, ध्यान सुनिए, समझिए। सर कैटायन पे तो पॉजिटिव होता है भाई, कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं ना, लूज किए हैं ना, तभी तो माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। लॉस, आपके पास 20 रुपीज थे, उसमें से 5 रुपीज लॉस हो गए, तो आपके पास पैसे कम हो जाएंगे ना, तो कम ही करूंगा ना। माइनस का मतलब कम करना होता है ना। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज थे, आपने किसी से 5 रुपीज ले लिए, आपने गेन कर लिए, तो ऐड करूंगा ना, ऐड करूंगा ना। इतना तो यार बेसिक, इतना बेसिक ना, है ना। डॉक्टर बनना अगले साल, याद रखिए उस बात को। कोई बात नहीं, आइए मेहनत करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करते थे सर? एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज कार्बन के 1 है यहां पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। सर फिर इनको ऐड कर लेते थे, बिल्कुल 30 आ गया। सर न्यूट्रॉन कैसे करेंगे? दिस माइनस दिस, सर 6 आया, इंटू नंबर ऑफ एटम्स, दिस माइनस दिस इंटू नंबर ऑफ एटम्स। सर ये भी 30 आ गया। ठीक है सर। सर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? पहले तो प्रोटॉन रख दो, रख दिए सर 30। अब ये कैटायन है या एनायन है? सर ये एनायन है। सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो प्लस इंटू चार्ज ऑन एनायन -2। प्लस करोगे -2 से तो -2। ये क्या कर दिया यार? यहां पर भी मॉड आएगा, मॉड आएगा, मॉड आएगा, मॉड आएगा। ठीक है, गलती से मैंने मॉड लगाना भूल गया था, यहां पर लगा देता हूं। यहां पर 30 + 2 कम्स आउट टू बी 32, 32। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। नहीं, क्लियर है? क्लियर है? सिर्फ यस और नो में रिप्लाई करें प्लीज, आंसर मत दें, उससे मच बेटर है कि आप अपने नोट्स बना लें कॉपी के। मुझे बहुत खुशी होगी, आपका समय बचेगा, रिवीजन के लिए उतना ज्यादा समय आपको मिलेगा। आंसर ना दें, सिर्फ जब भी मैं पूछूं सिर्फ वाई लिख दें, बहुत है मेरे लिए, बहुत है, दैट इज मोर देन इनफ। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, चलिए और करें, ऐसा करते हैं, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन और करते हैं। पहला सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन तो हमने कर लिया। ऐसा करते हैं कैटायन भी करते हैं एक, ऐसा करते हैं बाइकार्बोनेट भी करते हैं। सिंबल यहां पर मैं लिख देता हूं सबके, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, सल्फर 1632, नाइट्रोजन 714। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे प्रोटॉन्स, यहां पर लिखेंगे न्यूट्रॉन्स और यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स। पहले प्रोटॉन, माइंड में कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, है ना, थिंक विदाउट इंक लगा रहा हूं मैं। प्रोटॉन फाइंड आउट करने था 16, 16 में 32 डालना, 48, 48 हो गया। न्यूट्रॉन भी सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 ऐड करने हैं, 48 और 2 कितने हो जाएंगे? 50। नाइट्रोजन में 7 और 4
11 ना, 11 7, ये पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, यानी कि प्रोटॉन 11 थे तो इलेक्ट्रॉन भी 11 थे, बट एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसका मतलब 10। आओ इसमें करते हैं, 1 6 7, 7 और 24 कितना होता है, 7 और 24 कितना होता है, 31, 24 और 6 30 और 1 31। न्यूट्रॉन 24 और 6 कितना होता है यार, 30, और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ 32। बताओ क्या ये सारे क्लियर है, क्या ये सारे क्लियर हैं, क्या ये सारे क्लियर हैं? कहीं पर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो कि सर मुझे ये वाला नहीं कैलकुलेट हुआ, ये नहीं हुआ, आप सिर्फ उसका नाम लिख दो, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। ये तो मैंने थिंक विदाउट इंक से किया कि आप अपने दिमाग में करें। नाम लिख देंगे, जिसमें प्रॉब्लम होगी ना वो लिख देंगे हम। यस 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 यस। बेटा नाम लिख देंगे। अगर एक आध जाने को नो में प्रॉब्लम, नो मत लिखो ना, नो की जगह प्रॉब्लम लिखो ना बाबू, मैं करूंगा। NH4 पॉजिटिव वाला बोला किसी ने, आओ बेटा मैं पूरा रब कर दूंगा, इसको दोबारा करूंगा तुम्हारे लिए सिर्फ, है ना, है ना? अमित शाह की लाइन है ना, जान दे देंगे इसके लिए भाई साहब, दे देंगे, देखी जाएगी आपकी बार, ठीक है। आइए, नाइट्रोजन का सबसे पहले प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता था बाबू, एटॉमिक नंबर 7 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का यहाँ पे लिखा नहीं था तो लिख लेते हैं, वैसे पता ही होगा बट चलिए कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 4, क्या ये 11 आ गया, यस। न्यूट्रॉन में भी ऐसा करना है, दिस माइनस दिस, सर 7 आएगा, इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1, दिस माइनस दिस, सर 0 आएगा, 0 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 7 ही आ गया। सर इलेक्ट्रॉन, भाई पहले तो प्रोटॉन लिखो, लिख दिए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, ये देखो, ये देखो, जितना कैटायन पे चार्ज था उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितना कैटायन पे चार्ज था उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितना कैटायन पे चार्ज था उसको सब्ट्रैक्ट करना है। कैटायन पे चार्ज था +1 तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या अब ठीक है बेटा, जो भी थे आप बेटा? एक कह रहा है HCO3 नेगेटिव भी करके दिखाओ, आओ कर लेते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1, एटॉमिक नंबर 6 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1, एटॉमिक नंबर 8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के यहां पर 3 है, करके देख लीजिए 31 आ गया। सर न्यूट्रॉन कैसे आए, इसका A माइनस जेड, सर 0 आ गया, 0 0 0 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। सर अब 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना होता सर, 0 ही आना होता है, चलो यार बट फिर भी है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं तो हेल्प करें। कार्बन का वही, दिस माइनस दिस 6 आ गया, इंटू नंबर ऑफ एटम्स, प्लस ऑक्सीजन है, दिस माइनस दिस, सर 8 इंटू 3, क्या आ गया बाबू, 30। अब इसके बारे में बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिख लिए, यस, जितना एनायन पे चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, जितना एनायन पे चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, जितना एनायन पे चार्ज है वो ऐड हो जाएगा, जितना एनायन पे चार्ज है, मॉड में लिखा हुआ है, मॉड में ये -1 होगा तो मॉड हटाने के बाद +1 लगेगा, -2 होगा मॉड हटाने के बाद +2 लगेगा, -3 होगा मॉड हटाने के बाद +3 लगेगा, तो 31 + 1 कम्स आउट टू बी 32। क्लियर हो गया भाई? चलिए चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए भी देंगे, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, और मैं जानबूझ के पहले आपको ट्राई करने के लिए देता हूं, फिर मैं करूंगा, सोच समझ के करना, थोड़ा दिमाग भी लगाना है ना, लकीर के फकीर नहीं बनना है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। मैं भी करूं, हो गया सर, ऐसे करने से हो जाता है, बिल्कुल ऐसे करने से हो जाता है, आप हमारे साथ रहें बस, फिर आप ऐसा ही किया करेंगे, सिलेबस के एंड तक क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसका आंसर बी, बी 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 बी, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बी। आइए करते हैं,
एक एटम है जिसपे नेट चार्ज -1 है, उसके ऊपर चार्ज -1 है, तो फिर आयन हुआ ना, एटम क्यों बोल रहे हो? चलो भैया उसने बोल दिया एटम, हमें क्या लेना देना। इट हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? सर अभी अभी तो आपने किया था, है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये तो होमवर्क के क्वेश्चन है, ये देखो कहाँ गया, अरे कहाँ गया, ये रहा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं कितने आपके पास, शायद 18 या 17 जो भी लिखे हुए थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपको चार्ज पता चल जाएगा उसके ऊपर। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये रहा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे सर? 18 में से 1 माइनस कर दो, 17। न्यूट्रॉन कितने हैं सर? 20। क्या इसका Z जिसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है? यस। क्या इसका A जिसे मास नंबर बोलते हैं वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज 17 प्लस 20 37 होगा? यस। है तो Cl, नेट चार्ज उस पे -1 है, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? यस नो यस नो यस नो। बी 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 बी, यस 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 यस। इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, ये लिखा हुआ है नेट चार्ज ऑफ -1, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 17। अगर यहां पर नेट चार्ज -2 लिखा होता, अगर इलेक्ट्रॉन 18 होते प्रोटॉन कितने होते? 16। नेट चार्ज -3 होता तो इलेक्ट्रॉन 18 होते तो प्रोटॉन कितने होते? 15। यस 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 यस। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हमने एलिमेंट पढ़ लिया, कंपाउंड पढ़ लिया, उनके अंदर जो पार्टिकल्स थे, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो सब पढ़ लिया। बट अब मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट गिव मी 5 to 10 seconds break. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इस वाले को दोबारा रिपीट कर दीजिए, आइए दोबारा रिपीट कर देते हैं। समय समय है हमारे पास ना, बस आप अपनी कंसंट्रेशन पूरी रखिए, आप रूल्स ऑफ द क्लास फॉलो करिए, मैं आपके साथ हूं। नेट चार्ज ऑफ -1 का मतलब बताइए सर? उसके ऊपर टोटल चार्ज -1 होगा, इसका मतलब वो एनायन है। यस। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे उसने? कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे सर? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, ये तो आज क्लास में ही हुआ था। एनायन में जितना चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, तो ये 18 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 17। प्रोटॉन कितने होंगे? 17। क्या अब क्लियर हो गया? क्या अब क्लियर हो गया? जितने प्रोटॉन होते हैं उतना एटॉमिक नंबर होता है। एक कह रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन 19 नहीं हो जाएंगे? जब उसने लिखा ही है कि 18 इलेक्ट्रॉन है तो 19 कैसे हो जाएंगे? गेन करने के बाद 18 है, तुम एक और बढ़ा दो। चलो मैं अगला टॉपिक कराने से पहले, है ना, अगला टॉपिक कराने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज सारे जाने इसका आंसर दें, है ना। देखें आप किस मेंटालिटी से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये ड्रॉपर बैच है तो ऑब्वियसली सारे बच्चे ड्रॉपर वाले होंगे, तो आप मुझे बताइए या आपका कौन सा ड्रॉप है? या आपका फर्स्ट ईयर ड्रॉप कर रहे हैं, आप सेकेंड ईयर ड्रॉप कर रहे हैं, थर्ड ईयर ड्रॉप कर रहे हैं? प्लीज गिव मी एन आंसर, प्लीज गिव मी एन आंसर। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक पार्ट। फर्स्ट ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, उससे भी आगे है, तो आप बता सकते हैं। बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। बहुत फर्स्ट वाले बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं फर्स्ट वाले। ऐसा नहीं है सेकंड थर्ड वाले नहीं है, बट फर्स्ट वालों की मेजॉरिटी है। चैट ऐसे भाग रही है, चैट नहीं है ये, चैट है, चैट है। नाउ लेट मी गिव यू एन आंसर। ये आपका फर्स्ट ड्रॉप नहीं है, ये आपका सेकंड ड्रॉप नहीं है, ये आपका थर्ड ड्रॉप नहीं है,
आपका लास्ट ड्रॉप है, इसके बाद दोबारा चांस नहीं मिलेगा। दिस इज योर लास्ट चांस टू वेयर दैट एप्रन, दिस इज योर लास्ट चांस टू वेयर दैट स्टेथोस्कोप। जब तक इस मेंटालिटी से आप क्लास को अटेंड नहीं करेंगे कि या तो इधर या उधर, सक्सेस मिलनी बहुत मुश्किल है भाई। ठीक है, चेंज योर मेंटालिटी, वॉट एवर द टीचर इज सेइंग इन ऑल योर सब्जेक्ट्स, भाई साहब उसको घोल के पी जाओ अपने अंदर। ठीक है, ये पहला चांस नहीं है, ये दूसरा चांस नहीं है, ये तीसरा चांस नहीं है, ये लास्ट चांस है। लास्ट मींस लास्ट ही है ये। ठीक है, अगले साल घर वालों को नहीं कहना कि यहां एडमिशन दिलवा दो और वहां एडमिशन दिलवा दो और मुझे प्राइवेट कॉलेज में 1 करोड़ रुपए लगा के एडमिशन दिलवा दो। नो मींस नो। चेंज योर मेंटालिटी, टेक दैट सीरियसनेस इनसाइड यार। रोज मजाक करने नहीं आ रहे हो, ना आप करने आ रहे हो ना हम करने आ रहे हैं। टेक दैट इन योर स्ट्राइड। बहुत आसान है लिख देना कि यूट्यूब यहां पे कि ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा इस बैच से। शो दैट सिंसियरिटी इन योर वर्ड्स ना, वो काम भी करो ना वैसे, है ना, काम भी वैसा होना चाहिए ना। कहना आसान है, कथनी करनी में बहुत फर्क है, बट मेक इट हैपन। ठीक है भाई, लास्ट चांस है, फाड़ दे, है ना, या तो फोड़ दो या छोड़ दो। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। हमने प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के पढ़े थे, एक एलिमेंट पढ़ा था, एक कंपाउंड पढ़ा था। एलिमेंट के अंदर भी एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कंपाउंड के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल होता है, बना वो चाहे वो एटम से ही होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में। सर ये मिक्सचर होते क्या है? यहां पर सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे इन एनी रेशो। आई रिपीट इट अगेन, इन एनी रेशो, इन एनी रेशो। ठीक है, क्या हियर डिफरेंट पार्टिकल्स are mixed together in any ratio। सर कोई एग्जाम्पल दे दीजिए। बिल्कुल, मैंने बोला था एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे हमारा ध्यान है कि चीजें जो है वो लंबे समय तक आप मैं पानी हो गई है, पानी गिर गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ठीक है, चेयर्स टू योर सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर। आइए जैसे देखते हैं मिक्सचर क्या है। ये रहा वाटर, और वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? सैंड। आई होप यू कैन सी इट, आई होप यू कैन सी इट। दैट इज ऑल्सो ए मिक्सचर। एक और मिक्सचर है, एक और मिक्सचर है, एक और मिक्सचर है। देखिएगा जरा, ये रहा वाटर, वाटर के अंदर ये रहा, अब की बार सॉल्ट डाल रहे हैं। इफ यू कैन सी इट, मैं इस सॉल्ट को इसके अंदर मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप देख पा रहे होंगे कि ये सॉल्ट अब इस वाटर के अंदर मिक्स हो भी गया है तो ये भी मिक्सचर और ये भी मिक्सचर। इसमें भी 2 चीजों या 2 से ज्यादा भी हो सकती थी। अब इसमें नींबू डाल दूंगा तो भाई नींबू पानी बन जाएगा ये। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिक्स किया जाएगा। ठीक है, ये भी एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है, बट ऑब्वियसली दोनों एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, दोनों एक जैसे दिख नहीं रहे हैं। इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है थ्रू आउट द सिस्टम। इसमें जो नमक के पार्टिकल हैं, वाटर के पार्टिकल हैं, वो सब जगह पर सेम है। कुछ नमक के पार्टिकल घुलने के बाद कुछ ऊपर होंगे, कुछ मिडल में होंगे, कुछ नीचे होंगे। ठीक है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है सामने कैमरे में, तो आपको तो पक्का ही दिख रहा होगा। ठीक है, यहां पर सैंड के पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं।
तो है तो दोनों मिक्सचर, बट उसमें कॉम्पोजिशन सेम है, ठीक है। क्या, कुछ नमक के पार्टिकल ऊपर है, कुछ नीचे, कुछ मिडल में। पानी भी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे, कुछ मिडल में। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर मैक्सिमम सैंड के पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए हैं, बहुत कम सैंड के पार्टिकल या तो ऊपर है या मिडल में है, ठीक है। तो क्या फर्क है दोनों मिक्सचर्स में, क्या फर्क है दोनों मिक्सचर्स में? यहां पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द सिस्टम, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द सिस्टम। दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, छोटे हो अभी 17 18 19 साल के, 20 साल के होंगे ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है ये क्यों किया जा रहा है इतनी छोटी सी चीज के लिए? ये ग्लास और ये पानी और उसमें नमक डालना या चीनी डालना या समथिंग लाइक दैट, पता क्यों किया जा रहा है? पता आपको? कोई अभी वही मेरा 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 ही जवाब दे देगा, सर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। वो तो मैं आपको बोल रहा हूं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। आपको पता है इसके पीछे का बेस क्या है? पता है? मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा। पता है? कोई विजुअलाइजेशन बोलने लगा अब। मैं केमिस्ट्री टीच करता हूं आप लोगों को, बट मैं बहुत कुछ पढ़ता हूं, ठीक है। पढ़ने का मतलब केमिस्ट्री से बाहर वाली चीजें। केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं, पूरी जिंदगी पढ़ते रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आई रीड ए लॉट ऑफ बुक्स अबाउट ब्रेन, एंड ब्रेन हमेशा ना ये याद नहीं रखता, ये याद नहीं रखता। दे हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, नहीं याद रखता। इसके लिए आपको दोबारा अपनी कॉपी रिवाइज करनी पड़ेगी। ब्रेन पता है हमेशा क्या याद रखता है? ब्रेन पता है हमेशा क्या याद रखता है? ब्रेन हमेशा याद रखता है पिक्चर्स। ब्रेन वर्ड्स याद नहीं रखता। आपके किसी फ्रेंड का नाम है आमिर, आपके किसी फ्रेंड का नाम है अशोक, आपको उसका नाम थोड़ा याद है, आप आमिर बोलिए अपने दिमाग को, वो आमिर की पिक्चर आपको प्रिंट करके देगा। खासकर अपनी आईज क्लोज करिए, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, स्टॉप द चैट, क्लोज योर आईज, ठीक है। एंड टेक द नेम ऑफ एनी फ्रेंड, एनी रिलेटिव, ठीक है। अपनी मम्मी का नाम बोलिए, आपके दिमाग के अंदर उनकी पिक्चर बन के आ जाएगी। हमेशा ब्रेन जो है वो पिक्चर्स रिटेन करता है, वर्ड्स नहीं रिटेन करता। इसी कारण क्लास के अंदर बहुत सारी इमेजेस यूज करी जा रही हैं, इसी कारण क्लास के अंदर बहुत सारे मीम्स यूज किए जा रहे हैं, इसी कारण क्लास के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करें कि ये पिक्चर बनेगी आपके दिमाग में जाके। वर्ड्स नहीं याद रखता ब्रेन, ठीक है। इसकी रिटेंशन बहुत लंबी होगी अगर ये देखा जाएगा, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट देखा जाएगा, इसकी रिटेंशन बड़ी लंबी होगी। आपका रिवीजन का टाइम कम लगेगा। जो लास्ट ईयर होता था ना, क्या यार सब पढ़ लिया बट कुछ याद ही नहीं है यार, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ रहा है यार, ठीक है। तो वही उसको रिटेंशन लंबी हो आपकी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छी, फिर भाई अगर आप किताबें पढ़ते होंगे ब्रेन्स के बारे में या मेमोरी टेक्निक्स के बारे में, मैं बहुत सारी पढ़ता हूं और बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी क्लास के अंदर कि आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कैसे करें, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। आज तो दूसरी ही क्लास है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होंगे? जिनका सेम कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट द मिक्सचर। आप देख रहे हैं ये एक मिक्सचर है जो कि पिंक कलर की बॉल्स और रेड कलर की बॉल से, सॉरी ग्रीन कलर की बॉल से बना है। सर आपके कलर नेम वीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मेरे कलर नेम वीक है, ठीक है। पिंक और ग्रीन कलर से बना हुआ है, बट पिंक वाले कुछ बॉटम पे हैं, कुछ मिडल में हैं, कुछ ऊपर है। सिमिलरली ग्रीन वाले भी कुछ ऊपर हैं, कुछ मिडल में हैं और कुछ नीचे हैं। इसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं है। एग्जाम्पल वोडका दे रखा है, स्टील दे रखा है, स्टील के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। ये एयर होती है बहुत सारी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रेन है, ठीक है सर। एग्जाम्पल है सॉल्ट प्लस वाटर हो गया, शुगर प्लस वाटर हो गया। अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया भी किसका? सॉल्ट प्लस वाटर का, सॉल्ट प्लस वाटर का, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल आप देख चुके हैं क्या कि इसमें कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सिस्टम सेम नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जैसे अभी आपने देखा था सैंड और वाटर वाला, पानी ऊपर था, सैंड क्या थी, नीचे थी, ठीक है। यही सैंड प्लस वाटर, रॉक प्लस वाटर, मडी वाटर, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सीरियल्स इन मिल्क, है ना, मिल्क वगैरह के अंदर आपने कोई भी चीज डाली हो, चावल के दाने, खीर वगैरह मान लो। आइस इन सोडा, जब तक आइस मेल्ट नहीं हुई है, जब तक आइस मेल्ट नहीं हुई है तब तक ये हेट्रोजीनियस है। एक बार आइस मेल्ट हो गई, सोडा के अंदर समा जाएगी, तब ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार बन सकता है इस पे, आइस इन सोडा या अनडिजॉल्व्ड आइस इन सोडा, तब आप बोलेंगे ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अगर मैं बोल दूं डिजॉल्व्ड आइस इन सोडा, दैट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। सॉइल ऑब्वियसली, ब्लड, ब्लड भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। मडी वाटर क्या होता है, मडी वाटर भैया कीचड़ को बोलते हैं भैया, ठीक है। मिक्सचर्स को हम फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं और केमिकल मेथड से भी। मैं यहीं पे लिख देता हूं, मिक्सचर्स डिपेंड कर रहा है वो कौन सा है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स। फिजिकल और केमिकल मेथड डिपेंड कर रहा है कैसा है। रेत वाला पानी है, उसको सेपरेट करना बड़ा आसान है, एक छन्नी में से पास कर दो, रेत ऊपर रह जाएगी और पानी जो है नीचे चला जाएगा। बट अगर यही चीनी वाला पानी है या नमक वाला पानी है, होमोजीनियस मिक्सचर है, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जैसे मान लो नमक वाला पानी है, उसमें से नमक और पानी अलग अलग करना है, तो आपको इसको एवेपोरेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो कई वो फिजिकल मेथड से हो जाएंगे, कई केमिकल मेथड से होंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। और पोल की फॉर्म में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव बोथ प्रेजेंट ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर। पहला कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा मिक्सचर होना चाहिए। पहला कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा मिक्सचर होना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहले बात करेंगे गन पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। गन पाउडर कई केमिकल्स का मिक्सचर होता है, बट इसने तो बोला था पहला कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा मिक्सचर होना चाहिए। यही मिक्सचर है, ये आंसर नहीं हो सकता। आइसक्रीम एंड NaCl, आपको पता ही आइसक्रीम में तो बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं यार, दूध होता है, शायद थोड़ा पानी भी होता है, चीनी भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि ये पहला वाला मिक्सचर है, बट इसने तो बोला था पहला कंपाउंड होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है। लेमन जूस, शिकंजी जिसे आप बोलते हैं, उसमें तो देखा ही था आपने, पानी, चीनी, नमक, नींबू, बहुत सारी चीजें, तो पहला मिक्सचर है, इसने बोला था पहला कंपाउंड होना चाहिए, ये भी गलत है। यहां पर है पहला अमोनिया और फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। अमोनिया एक कंपाउंड है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। दूसरा मिक्सचर, हाँ, नमक वाला पानी, यस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। आइए आंसर की तरफ चलते हैं, ये अपना कैलकुलेशन करता रहेगा, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं तब तक। ये वही है, वो नमक वाला पानी है, ठीक है, इसके अंदर मैं ये चीनी डाल रहा हूं, चीनी 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 चीनी। बताइए राइट नाउ ये कौन सा मिक्सचर है, राइट नाउ ये कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। हमने लिखा है इसका एग्जाम्पल, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता होगा, हमने लिखा है इसका एग्जाम्पल, होमो हेट्रो, होमो हेट्रो, होमो हेट्रो, होमो हेट्रो। आंसर है दिस इज हेट्रोजीनियस। सर आपने तो यहां पर होमोजीनियस में इसका लिखा है, बेटा वो शुगर जब वाटर में डिसॉल्व होगी वो तब होगा होमोजीनियस। राइट नाउ ये अनडिसॉल्व फॉर्म में है, राइट नाउ दिस इज हेट्रोजीनियस। अगर मैं इसे बार बार डिसॉल्व करने की कोशिश करता रहूं, जब डिसॉल्व हो जाएगा
तब ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। राइट नाउ अभी भी काफी डिसॉल्व हो गई है, काफी बची हुई है, अभी भी ये हेट्रोजीनियस ही है ना। जी जी जी, तो अच्छा क्वेश्चन था। ऐसी चीजों को, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। अरे थैंक यू, आंसर आ गया है। ठीक है, अंकन घोष, स्वप्निल है, यशपाल है, सूरज है, जॉयश्री है। वेल डन बेटा, आपको भी और बाकी सबको भी बेटा, जिनका आंसर करेक्ट था। पोल में सही में पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, बट आंसर आपका करेक्ट होने की कोशिश होनी चाहिए। ये बेटा हमने सारा जितना आज तक पढ़ा था मैटर से रिलेटेड, सारी चीजें इसमें प्रेजेंट है, सारी। तो आप इसको MIT में नोट कर सकते हैं। ये कल पढ़ा था हमने प्योर सब्सटेंसेस, ये आज पढ़े हैं हमने मिक्सचर्स। इसमें एलिमेंट्स होंगे, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स होते हैं, कोई बात नहीं। कंपाउंड्स आपको बताइए, इनऑर्गेनिक के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक के हो सकते हैं। मिक्सचर आज पढ़ा हमने, होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है, उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हमने। ठीक है, इस टेबल को आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, इस टेबल को आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम लोग GAM भी बोल देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। देखो नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात तो हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ये ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मास नंबर वो तो पता चल चुका, हाँ सर पता चल चुका। उसको ग्राम्स में लिख दो तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। वेरी गुड सर। एग्जांपल, एग्जांपल ये देखिए, ऑक्सीजन। क्या आज हमने क्लास में पढ़ा है कि ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है? यस। तो कोई पूछ ले ग्राम एटॉमिक मास बताओ ऑक्सीजन का, इस मास नंबर को ग्राम में लिख दो, यानी कि 16 ग्राम। मुझे जल्दी से आप ग्राम एटॉमिक मास बताओ सल्फर का। मुझे जल्दी से ग्राम एटॉमिक मास बताओ फॉस्फोरस का। बी क्विक। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब मास नंबर को ग्राम में लिख दिया जाता है, मास नंबर को ग्राम में लिख दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। सर सल्फर के केस में ऑब्वियसली ये जो मास नंबर 32 है, मैं लिख दूंगा 32 ग्राम। तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। फॉस्फोरस के केस में ये 31 है मास नंबर, तो अगर मैं इसे लिख दूंगा 31 ग्राम, तो ये क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जिसको मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है सर। सर ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बहुत छोटी सी चीज है, पर देखिए बोला था बेसिक से पढ़ाएंगे, तो बेटा बेसिक से पढ़ाना तो पड़ेगा। जब चैप्टर का एंड होगा ना, जब चैप्टर का एंड होगा, तब तक आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे, बहुत सारी चीजें। आपको लगेगा वाकई यार आई हैव गेन्ड ए लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, किसी से भी पढ़ा हो आपने ये चैप्टर, जब चैप्टर का एंड होगा। हाँ, शुरुआत बेटा हमें बेसिक से करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले लेंगे ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम एटॉमिक मास की जगह ऐसे लिख दूं यहां पर ए, दैट इज मास नंबर, इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक का मास नंबर उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करो, और फिर वही। इसका मतलब क्या होता है सर? इसको साइन का मतलब होता है ऐड कर दो। आंसर लिख देना ग्राम में, आंसर लिख देना ग्राम में। ये आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। किसका? पहले H2O का, फिर H2SO4 का, फिर
HCl का। सर सारे H वाले ही रख लिया आपने, कोई नहीं, SO3 रख लेते हैं। ठीक है, आइए बात करना शुरू करते हैं। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाइड्रोजन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सल्फर ऐसे सिंबल, ऑक्सीजन ऐसे। ठीक है, आइए ग्राम मॉलिक्यूलर मास H2O का। सबसे पहले मास नंबर, मास नंबर ए क्या है, मास नंबर ए क्या है, मास नंबर, मास नंबर क्या है हाइड्रोजन का 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है हाइड्रोजन के यहाँ पे 2। फिर ऑक्सीजन का मास नंबर, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1। इनको क्या करना है हमें ऐड, सर 18 ग्राम आ जाएगा। आंसर हमें ग्राम में लिखना है। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन का 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2, सल्फर का ग्राम मास नंबर 32 इंटू नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 1, ऑक्सीजन का दैट इज मास नंबर 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 4, तो ये 98 ग्राम आएगा। SO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक सल्फर का 32 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 1 है यहाँ पे, ऑक्सीजन का 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स 80 ग्राम। क्या ये क्लियर है? तो यस लिख देंगे। बेटा साथ में यूनिट लगाना है आपको ग्राम, ठीक है, अदरवाइज आंसर आपका गलत कहलाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राम एटॉमिक मास पता चल गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। नेक्स्ट है ग्राम फॉर्मूला मास, या इसे सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला मास भी बोल देते हैं। यार ये बिल्कुल ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है, बिल्कुल ग्राम मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है। बस पता है एप्लीकेबल किसके लिए होता है? आयंस के लिए। एप्लीकेबल किसके लिए? आयंस के लिए। एप्लीकेबल किसके लिए है? आयंस के लिए। एप्लीकेबल किसके लिए है? आयंस के लिए। सर इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही ग्राम फॉर्मूला मास या फॉर्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वे टू फाइंड सेम एज दैट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये आयंस कहना है, आयंस कह लो, आयनिक कंपाउंड कहना है, आयनिक कंपाउंड कह लो, आयनिक कंपाउंड कह लो, आयनिक कंपाउंड कह लो। ठीक है सर, करके दिखाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का दोबारा बताओ। आइए बेटा दोबारा बता देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। हाइड्रोजन का मास नंबर बेटा 1 होता है इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2 हो गए, 1 इंटू 2। सल्फर का 32 होता है इंटू नंबर ऑफ एटम्स सल्फर के 1 हो गए। ऑक्सीजन का दैट इज 16 होता है इंटू नंबर ऑफ एटम्स 4 हो गए। ठीक है, सबको ऐड कर दिया। सर आप हमें फॉर्मूला मास, या जिसे ग्राम फॉर्मूला मास भी बोल सकते हैं, फाइंड आउट करके दिखाइए। एक कैटायन रख लेता हूं, एक एनायन रख लेता हूं, एक आयनिक कंपाउंड रख लेता हूं, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबका लिख देता हूं। सोडियम 11 23, कार्बन 6 12, ऑक्सीजन क्या करना है यार इसका 8 और 16, कैल्शियम 20 40, ब्रोमीन 35 और ये 80। करें, एक कैटायन रख लिया, एक एनायन रख लिया, और एक हमने आयनिक कंपाउंड रख लिया। आइए इसका फॉर्मूला मास क्या होगा? जैसे हम मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करते थे वैसे ही करना है। सबसे पहले तो इसका मास नंबर इनटू कितने सोडियम है यहां पर? एक। अरे ये चार्ज नहीं देखना है, ये नंबर देखना है, नंबर देखना है। एक ही सोडियम है,
सर 23 ग्राम आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर इसका फॉर्मूला मास, बेटा कार्बन का मास नंबर कितना हो जाएगा बाबू, 12 इंटू कितने कार्बन है यहाँ पे 1। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर 16 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। सर ये 60 आ जाएगा, सही कह रहे हैं जी आप, 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, हाँ 60 आ जाएगा। सर कैल्शियम ब्रोमाइड का बताइए, एक कैल्शियम का कितना होगा 40 इंटू 1, ब्रोमीन का 80 इंटू 2। सर ये 200 आ जाएगा, सही कह रहे हैं जी आप, 200 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? ब्लड हेट्रोजीनियस होता है बेटा, तभी तो उसे कोलाइड्स में पढ़ते हैं। ये एटम है, कोई भी शायद कार्बन दे रखा है, ये कोई मॉलिक्यूल दे रखा है दैट इज H2O, और ये कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा है। एटम का ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड का ग्राम फॉर्मूला मास। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड तो आयनिक दिया होगा, कंपाउंड तो आयनिक दिया होगा, पूछा होगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, पूछा होगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम फॉर्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास सेम ही होते हैं। लिख दूं लिख दूं लिख दूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास दोनों सेम होते हैं। बस जब आयनिक कंपाउंड के लिए लिखना होता है तो उसे ग्राम फॉर्मूला मास बोल लिख देते हैं, फॉर्मूला मास या ग्राम फॉर्मूला मास, बात एक ही है। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे बेटा हम आपके साथ लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन, लास्ट क्लास का होमवर्क डिस्कशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोगों मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अपने ड्रीम के लिए कर रहे हो, अगर हम ही आके लास्ट क्लास बस होमवर्क दे जाएं और उसको डिस्कस ना करें तो कोई मतलब नहीं है यार उसका, दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, चलिए आइए, आज डीपीपी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पहला क्वेश्चन करते हैं, assertion on heating a solid usually changes to liquid and the liquid on further heating changes to gas। क्या ऐसा होता है? यस सर, सॉलिड जनरली हीट करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फिर उसके बाद हीट करने पर गैस में कन्वर्ट होता है। सो द असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे वो चीज बनी हुई है, ठीक है, इज डिफरेंट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सॉलिड में सारे पार्टिकल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल दूर दूर होते हैं, गैस में और दूर दूर होते हैं। हाँ, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग होता है। क्या ये करेक्ट है? बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहां पर तो सॉलिड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप हीट करते जा रहे हो पार्टिकल दूर दूर होते जा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली मेल्टिंग होती जा रही है, वो रीजन है इसका। या लिक्विड से गैस में जा रहा है तो बॉइलिंग होती जा रही है। तो दोनों ट्रू तो है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज आंसर नंबर बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही है। वेल डन बेटा, वेल डन वेल डन। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर दे रखा है 3 वेसल्स में, 1 2 3। आपको बताना है 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। क्या आप देख रहे हैं 3 में पार्टिकल सारे पास पास हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, सो दिस शुड बी सॉलिड। यहां पर पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है, तो ये दिस शुड बी लिक्विड। यहां पर सबसे दूर है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है, ये होगा गैस। तो फर्स्ट वाला गैस है, सेकंड वाला लिक्विड है, थर्ड वाला सॉलिड है। द आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है सर, हम जो आंसर करेक्ट दे रहे हैं वो ना, सबसे अच्छा पता क्या लग रहा है, शुरू की क्लास जब आपने शुरू करी थी और अभी तक चैट की स्पीड जब मैं आंसर पूछ रहा हूं कांस्टेंट है, बहुत फास्ट है, यानी कि दैट शोज कि जितने बच्चों ने क्लास शुरू करी थी वो एंड तक टिके हुए हैं। बस इसी को मेंटेन करना यार, मजा आ गया भाई।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो भी फाइंड आउट करना है पहले उसको अंडरलाइन कर लेंगे। आइए बताते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एलिमेंट्स के मिलते हैं तो क्या वो कंपाउंड बनाते हैं? नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है H मिले, दूसरा भी H मिले और वो एक एलिमेंट बनाए। हाँ, ऐसा हो सकता था कि ये कंपाउंड बन जाए, मान गया मान गया, ये तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, एलिमेंट का मॉलिक्यूल है ना। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। द एटम्स रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टीज व्हेन फॉर्म ए कंपाउंड, बिल्कुल गलत। कार्बन ने दो एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब इसके अंदर कार्बन की थोड़ा प्रॉपर्टीज होंगी। कार्बन रिटेन मतलब प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, ठीक है। कार्बन मान लो ये डायमंड था, मान लो ये डायमंड था, डायमंड से आपने एक गैस बना लिया। डायमंड तो बहुत हार्ड होता है, गैस तो आपको पता ही है फिर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इनकी प्रॉपर्टीज रिटेन नहीं रहेंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है सर। ईच सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर लूजेज इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी। हर एक सब्सटेंस जो मिक्सचर का लूज कर देता अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को। नहीं यार, आपने मिक्सचर बनाया दूध और पानी का, दोनों को मिक्स किया, ठीक है। अब पीने के बाद भी ऑब्वियसली दूध का टेस्ट तो आएगा, थोड़ा कम आएगा, मान गया। पानी का टेस्ट आएगा, ठीक है, थोड़ा कम आएगा, मान गया, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रहता ही है। आपने शिकंजी बनाई, पानी डाला, उसके अंदर नींबू डाला, पानी का टेस्ट अपना जो भी कलर चाहे वो टेस्टलेस ही होता है, ठीक है, अपना टेस्ट तो है ना उसका, ठीक है। हाँ, थोड़ा वो नींबू के कारण थोड़ा सा खट्टा ज्यादा लगेगा, बिल्कुल। तो लूज कर देता प्रॉपर्टी को? नहीं। Each substance of a mixture can be separated by physical or chemical method. Yes, कई ऐसे मिक्सचर होंगे जिनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, कई ऐसे होंगे जिनको केमिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ, नेक्स्ट अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं होमवर्क में। कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर होमवर्क कहाँ मिलेगा? बेटा, जहां हमारी ये क्लास हो रही है वहां पर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं। उन्हीं नोट्स के लास्ट पेजेस में आपको होमवर्क मिलेगा। कसम खाओ एम्स की, ये होमवर्क तब तक आप ट्राई नहीं करेंगे जब तक आप दोनों क्लास रिवाइज नहीं कर लेंगे, कल की और आज की, कल की और आज की। तब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट 3 या 4 मिनट बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसने आपके सिलेक्शन को रोका लास्ट ईयर, ठीक है। मैं बताता हूं क्या है। एक जनरल प्रॉब्लम है जिससे सब जाने जिससे ग्रस्त है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस प्रॉब्लम ने ठगा नहीं, बेसिकली, ठीक है। क्या कि वो प्रॉब्लम क्या है कि सर जब भी किताब खोल के बैठते हैं, ठीक है, दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है, उसकी यादों में या पता नहीं कहां, ठीक है। किसी ना किसी, चाहे वो घर की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बाहर की प्रॉब्लम हो, चाहे एक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वाई की प्रॉब्लम हो, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स, बट मुझे पता है जब मैंने एक्स बोला तो आपने कुछ और ही सोचा होगा, ठीक है। किसी भी कोई भी बात में दिमाग कहीं और चला जाता है, ठीक है। 1-2 घंटे वहीं पर घूमता रहता है और फिर जब घूम के वापस आता है तब तक हम घड़ी देखते हैं और घड़ी बताती है कि भाई साहब 2 घंटे हो गए पढ़ते हुए और आप कहीं और जा चुके थे, ठीक है। तो आइए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं। बेसिकली आपका फोकस कैसे इंक्रीज किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। मैं प्रॉब्लम आपको वही बताऊंगा जो मैंने किताबों में पढ़ी है, अपने ऊपर अप्लाई करी है, उसके बाद हजारों लाखों बच्चों को बताया है, उनका भी फीडबैक। मतलब एक तो ऐसा हो सकता है ना, कोई चीज मेरे पे वर्क करे और आप पे वर्क ना करे, जब उनका भी फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया है मैं तभी आप लोगों को यह बात बता रहा हूं। हाउ टू इंक्रीज योर फोकस, दैट इज यूज पेन टेक्निक। सर ये पेन टेक्निक क्या है? अभी राइट नाउ मेरे पास यहाँ पर कोई कॉपी किताब है नहीं, बट मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। कोई कागज पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, ये कागज पड़ा हुआ है। मान लीजिए मैं जो भी पढ़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पर मैं जो भी पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं जो भी चीज पढ़ूंगा हमेशा मेरा
पेन जो है उसके ऊपर चलता रहेगा। लिखा हुआ है लैम्डा ए इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, एम बी इज इक्वल टू 0.25 एम ए, वी बी इज इक्वल टू 0.75 वी ए। ये सब कुछ जो लिखा हुआ है मैं इसे पढ़ता रहूँगा। ये पेन मेरा साथ साथ उसके ऊपर चलता रहेगा। जब तक मेरा पेन उसके ऊपर चल रहा है मेरा दिमाग कहीं और जा ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता दिमाग तो एक्स के बारे में सोच रहा है और ये पेन चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक है, जैसे ही ये पेन चलना बंद होगा आपको पता चल जाएगा कि मेरा दिमाग कहीं और चला गया है, एंड यू विल देन अगेन, ये पेन हो, पेंसिल हो, फिंगर भी रख सकते हैं आप उसके ऊपर। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है बट आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। गारंटी है ना, वापस कर देना मुझे ये प्रॉब्लम अगर इसका सॉल्यूशन ना मिले तो। इस चीज से गट कंडीशंस अप्लाई, जैसे कि साइंस में कहा जाता है कि किसी भी हैबिट को बनने के लिए आपको इसे कम से कम 21 डेज रेगुलरली यूज करना पड़ेगा, रेगुलरली। ठीक है, आप आज से अप्लाई करना शुरू करिए। ना आपका रिवीजन का टाइम कम हो गया, ना आपका नोट्स रिवाइज करने का टाइम कम हो गया, आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने का टाइम कम हो गया, तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सो मेक श्योर करिए इससे एफिशिएंसी इंक्रीज करिए। ठीक है, जितना आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी बहुत बड़े बड़े कामों को बहुत कम समय में करने लगेंगे और चीजें उतनी ज्यादा रिटेन रहेंगी। ठीक है, वेलकम 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 वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बात करेंगे जो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे इश्यूज भी बता रहे हैं। ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, सब बात करेंगे बट इनको आप यूज करिए। मैं और हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ इन टॉपिक्स पे बात करता रहूंगा जिससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज करी जाए। फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सिखा रहे भाई, पढ़ना कैसे है वो सिखा रहे हैं। ये फिजिकल में भी काम आएगा, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी, फिजिक्स में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी। ठीक है, एंड आई एश्योर यू ये टेक्निक्स जो है ये काफी लाइफ चेंजिंग है, काफी लाइफ चेंजिंग है। बट अनफॉर्चुनेटली समझदार और ना समझदार में इतना ही फर्क होता है कि जब समझदार को एडवाइस मिलती है ना वो उस एडवाइस को फॉलो करता है, और जब ना समझदार को मिलती है ना वो कहता है अरे इसको क्या पता, तेरा भाई जोगिंदर ही रहेगा। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है, वो आप कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू, आई वुड एडवाइज यू एज ए मेंबर ऑफ दिस यकीन फैमिली, डू इट। क्योंकि आपका फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप नहीं है, ये आपका लास्ट ड्रॉप है। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों। बंद कैसे होगा?